से जुड़ी हुई G21 अब बोलना ही होगा, क्योंकि अब अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता, स्थायी सदस्यता के बाद से टेक्निकली अब 21 देश हो चुके हैं। भारत ने इसकी घोषणा की है। अब G20 शिखर सम्मेलन ये G21 में तब्दील हो चुका है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले उसका रुख करते हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 4 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता आज करने वाले हैं, उनमें का पहली मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। ब्रिटेन से होने वाली है कुछ ही देर में पहली द्विपक्षीय मुलाकात, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक मिलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जापान, जर्मनी और इटली के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी आज द्विपक्षीय वार्ता होनी है। लेकिन जो पहली वार्ता है वो ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं, जिनके मूल में ही भारत है, जो बड़े बड़े मंचों पर अब जब जाते हैं तो कहते हैं जय सिया राम। और आपको बता दें कि जब ऋषि सुनक ने भारतीय धरती पर अपना पहला कदम रखा तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उनका स्वागत करते हुए भी जो पहले 3 शब्द बोले वो जय सिया राम ही बोले। और बड़ी आत्मीयता के साथ ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने जय सिया राम जवाब भी दिया। और उनकी भाव भंगिमाओं से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, हर तरफ से नजर आ रहा था कि वो हिंदुत्व को जीते हैं, स्वयं को एक गौरवान्वित हिंदू मानते हैं। और उन्होंने अपनी पहली स्टेटमेंट में कहा भी कि आई एम अ प्राउड हिंदू, और मंदिरों में जाना चाहते हैं। वो भारत आए हुए हैं, उनकी पत्नी भी साथ में आई हुई है। बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था एयरपोर्ट पर जब रिसीव किया गया था उन्हें। उसके बाद आज भी आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ब्रिटिश पीएम मिलते हैं तो केवल शेक हैंड नहीं होता, बल्कि गले लगते हैं। गले लग के उस भावना का आदान प्रदान होता है जिसमें भारतीयता प्रमुख आधार है, जो बेस है, और ध्येय छिपा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम का। तो पीएम आज 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं, जिसमें से जो पहली मुलाकात होगी 1:45 पर ये मुलाकात, यानी मेरी स्टूडियो की घड़ी से अगर मैं मान लूं तो अब से महज 2 मिनट के बाद ही ये वार्ता शुरू हो जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के बीच में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें न केवल वैश्विक व्यापार पर किस तरीके से मजबूती दी जाए, साझा व्यापारिक संबंधों पर कैसी मजबूती दी जाए, ये शामिल होगा, बल्कि साथ साथ शामिल होगा कि किस तरह से रिश्तों की गर्माहट को सतत रखा जाए, निरंतर रखा जाए, इसमें कंटिन्यूटी बनी रहे, इसे लेकर भी। और द्विपक्षीय वार्ता के बाद जो अभी बड़ी खबर आ रही है, द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर से जो सूत्र बता रहे हैं कि ज्वाइंट स्टेटमेंट आ सकता है। तो हमारी नजर इन तमाम चीजों पर लगातार बनी हुई है। और आपको बता देते हैं कि अभी तक जिस तरीके से ये चर्चा हो रही थी कि शायद फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ पाएंगे, लेकिन इमैनुअल मैक्रों, जो अभी खबर आ रही है, वो आ रहे हैं इस शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए। वो आने वाले हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां ये जल्दी से दे देते हैं आपके सामने वो जानकारियां, और फिर इसके बाद अपने अतिथियों के पास चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो विभिन्न देशों का जो जमावड़ा, इस वक्त कह लीजिए कि एक तरह से मिनी दुनिया जो बस गई है भारत में, ये मिनी दुनिया भारत की इस ग्लोबल लीडरशिप को किस तरह से देख रही है। इसके अलावा चलिए अभी हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसमें हम आपको बता रहे हैं कि भारत में अब वो कौन कौन से भारतीय प्रमुख राजनेताओं के चेहरे हैं जो आज होने वाले शाही डिनर में, जो राष्ट्रपति द्वारा जो भोज दिया जा रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से जो भोज दिया जा रहा है, उसमें कौन कौन से विपक्षी गठबंधन के चेहरे भी शामिल हो रहे हैं। तो वो चेहरे आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो आ रही हैं। नीतीश कुमार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस भोज में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस भोज में आपको नजर आ जाएंगे। पंजाब के भी सीएम भगवंत मान भी इस खास विशेष आयोजन डिनर में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो आ रहे हैं। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी इस रात्रि भोज में शामिल होंगे, और साथ ही साथ एमके स्टालिन तमिलनाडु के सीएम भी यहां पर शामिल होने के लिए आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए
तो जो अंदर की राजनीति है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जब वैश्विक मंच पर जब भारत प्रतिनिधित्व करता है तो कम से कम विपक्षी गठबंधन के इन चेहरों ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जब हम एकजुटता दिखाते हैं वैश्विक मंच पर तो हम वहां पर सबके साथ खड़े होते हैं। मैसेजिंग तो यही दी जा रही है। आगे क्या होगा इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इसके अलावा देखिए G20 के मेजबान शहरों के बारे में भी हम छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं। आप सोचिए कि 60 शहरों में 200 मीटिंग्स हुई थी। ये वो 60 शहर हैं जिनका अपना अपना एक हिस्टोरिकल रिलेवेंस है, जिनकी अपनी अपनी विरासत है, अपनी अपनी संस्कृति है, और इनकी साझा जो विरासत है वो साझा विकास की तरफ कैसे ले जा सकती है, इसे ध्यान में रखते हुए इन तमाम शहरों का चयन किया गया था, जिसमें 60 शहर और 200 मीटिंग्स शामिल हैं। तो G21 से जुड़ी हुई 21 अब आप भी रट लीजिए, क्योंकि G20 अब 21 हो चुका है। बार बार आपको बता देते हैं कि अफ्रीकन यूनियन के साथ आने के बाद से ही ये संख्या बढ़ गई है और कहा जा रहा है संख्या आगे बढ़ती रहेगी। तो ऐसे में इस शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपके बीच रख रहे हैं, और क्या है इस शिखर सम्मेलन के हर एक तस्वीर के मायने, इसे समझने के लिए बड़े विशेषज्ञों का पैनल भी हमारे साथ निरंतर बना हुआ है। आइए एक बार फिर से अपने गेस्ट पैनल के पास चलते हैं, और हमारे साथ लगातार जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट रमेश ठाकुर जी बने हुए हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर जुड़े हुए हैं, और इस वक्त हमारे पैनल में फॉर्मर डिप्लोमैट और विदेश मामलों के जानकार सुरेश गोयल जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रही हूं। और सुरेश जी, आप सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले ही हम और आप इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि अगर चीन के राष्ट्रपति नहीं आते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत ने अपना मैसेज क्लियर कट रखा हुआ है कि कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों में सामूहिक विकास है, उन मुद्दों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उन मुद्दों में वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर का अगर ध्येय है तो हम किसी भी स्टेप पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। और वही तस्वीर आज नजर आई है। ग्लोबल लीडरशिप सबने स्वीकार की। सुबह से लेकर अब 2 बजने वाले हैं, अब तक की तस्वीर को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? सर प्लीज अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही है। ओके हाँ जी सर, अभी मैं सुन पा रही हूँ आपको, प्लीज अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, तो जैसा कि हम पहले कह रहे थे, पहले में कहा था कि जो चीन की सरकार का रुख है, उसमें वो चीन के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो, तो रुख तो वही रहेगा। और वो रुख हमको काफी क्लियर पहले हो भी चुका था कि इस रुख में काफी कठोरता भी है, वो इसमें काफी ये भी है कि अल्टीमेटली G20 में आकर के वो यूक्रेन की वॉर के बारे में क्या उनका रुख रहेगा। मेरे को ये थोड़ा पढ़ के अच्छा लगा, और हैरानी भी हुई कि जहां तक पता चल पा रहा है बाकी लोगों से कि इस बार जो है चीन के जो राजनयिक और चीन के रिप्रेजेंटेटिव जो G20 में भाग ले रहे हैं, उनका रुख थोड़ा सा, और मेरे ख्याल है इसका हिंट कल जब अमिताभ कांत भी बात कर रहे थे, हमारे शेरपा हैं जी, शेरपा जब बात कर रहे थे, तो उससे भी ऐसा लगा कि चीन का रुख थोड़ा पहले से फर्क है, पहले से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और मुलायम हुआ है, जिससे कि उम्मीद लगाई जा रही है। जब तक कि हो नहीं जाता कहना बड़ा मुश्किल है, जिससे कि उम्मीद लगाई जा रही है कि काफी सारे मुद्दों में चीन जो है अड़चन नहीं डालेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है यूक्रेन की है कि यूक्रेन के बाद में क्या होगा। लेकिन वो तो खैर बात मुद्दों की हुई, लेकिन अगर हम चीन की तरफ देखें, चीन का खाली एक ही पर्पज है, चाहे वो G20 में हो या ग्लोबली हो, इंडो पैसिफिक में हो, कि किसी भी फोरम में अपना वो चीन का दबदबा कैसे बनाए रखेंगी। चीन का दबदबा बनाए रखने के लिए इसीलिए वो चाहते हैं कि शामिल किया जाए BRI, ये सब चाहते हैं। तो देखिए, जब तक आउटकम डॉक्यूमेंट नहीं आता है, फाइनल डिक्लेरेशन नहीं आता है, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन चीन काफी दबाव में है, चीन दबाव में है, और उसके बाद में
जी, चीन दबाव में है और चीन अब समझ रहा है कि जिस हेकड़ी को वो दिखाया करता था वो हेकड़ी चलेगी नहीं। भारत का जो रुतबा है, भारत की चमक दुनिया के फलक पर रोशनी बिखेरती हुई नजर आ रही है और इसका ही ये परिणाम है कि आज जिस तरीके से कल से जो जवाबड़ा शुरू हुआ और आज जो एक फॉर्मल ओपनिंग शुरू होती है, जिस तरीके से मीट्स होती है, जिस तरह से ग्रीट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके एक एक एक्शन को देखिए। और यहां पर जब हम एक्शन की बात करते हैं, रमेश जी आपने भी देखा होगा, सुरेश जी आपने भी देखा होगा, रमेश जी आपके पास आ रही हूं, देखिए आप देखिए कि मैसेजिंग जो होती है ना, जब हम ऐसे शिखर सम्मेलन होता है, जब हम इंटरनेशनली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आपका एक एक शब्द और एक एक अंग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। जैसे कि अभी सुरेश जी ने कहा कि चाइना अपनी हेकड़ी दिखाना चाह रहा था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा नर्म पड़ा है। नर्म क्यों पड़ा? क्योंकि भारत ने हर मोर्चे पर अपना संदेश दिया। आज अगर आप देखिए कि चाहे वो जो बाइडेन हो या ऋषि सुनक हो, अब उनसे जब मुलाकात होती है या फिर सऊदी अरेबिया के प्रिंस, उनसे मुलाकात होती है तो बाकायदा गले लगा लेते हैं प्रधानमंत्री उनको। लेकिन ली क्यांग से फॉर्मल शेक हैंड होता है, गले नहीं लगाया जाता है, यानी टू द पॉइंट मैसेज देने की कोशिश की जाती है। और यही है भारत के नए ग्लोबल शिप, नए ग्लोबल लीडर होने का एक बड़ा संकेत कि हम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज भी देंगे। रमेश जी, थोड़ा रुख आया, उसमें कोई नरमी आई हो, मुझे लग रहा नरमी नहीं आई है, मुझे लग रहा उनको पेचिस लग गए इतने बड़े आयोजन के बाद और इतने बड़े विशाल एक पूरे मंच पे, पूरे जिससे दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं, बड़ी कंट्रियां हैं, वो सारी एक मंच पे आके और भारत को वाह कर रही हैं और प्रधानमंत्री को सलूट कर रही हैं और यहाँ की इकोनॉमी को लेके, यहाँ की सभ्यता को लेके सब चीज से रूबरू हो रहे हैं। तो ये देख के मुझे लग रहा है चाइना की जो उसका एक रुख रहा है हमारे प्रति, एक क्रिटिसाइज करने का, एक चिढ़ने का, तो उसमें रुख की बजाय मुझे लग रहा कि पेचेस आ गए, उनको बड़ा परेशान है इसको लेके। खैर, आज के ऐसे मुद्दे पे उनका जिक्र करना मुझे लग रहा थोड़ा बेईमानी सा लगेगा, जब वो इतने बड़े आयोजन से दूरी बनाए हुए है और अपने किसी को किसी अधिकारी को या मंत्री को भेज दिया, तो वो गंभीरता को समझ नहीं पा रहा है कि इसकी गंभीरता क्या है। अब जिस तरीके से 20 के बाद आपने कहा 21 हो गया, इसके बाद में और भी कंट्रियां जुड़ेंगी, तो ये भारत की ही तस्वीर है, ये भारत का ही अपना एक संबल है जो दूसरे और कंट्रियों को जोड़ता जा रहा है। देखिए, भारत अब इसके बाद से क्या चाहता है? भारत चाहता है कि हम एशिया के बाद में जो साउथ की जितनी कंट्री है उस पर हमारा एक दमखम पैदा हो, और वो उस दिशा में कदम बढ़ भी चुके हैं। और दूसरी जो कंट्रियां उस चीज को मानती थी कि नहीं, पहले हमारे ऊपर बैठ के कोई भी रिप्रेजेंट करता था, हमें आगे बढ़ाता था। अब अगर भारत को आगे करता है, मोदी जी अगर आगे करते, तो हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे बढ़ा। तो जिस तरीके से आगे ये 18वां एडिशन है, 19वां एडिशन स्टार्ट होगा, 20 में होगा, इन दोनों आगे के जो एडिशन है इसमें भारत की चमक आपको दिखाई देगी और भारत की आज यहाँ से जो कल जो समापन होगा, ये सारी की उसका असर आपको अगली वाली मीटिंग में भी दिखाई देगी। निरंतर जो मीटिंग्स होनी है, 15 द्विपक्षीय वार्ता होनी है, 3 महत्वपूर्ण हो चुके हैं। जो बाइडेन के साथ हुई वो तो वो सदस्य देश भी है, लेकिन बांग्लादेश और मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, जो कि इन्वाइटीज हैं, उनके साथ भी द्विपक्षीय वार्ता होना अपने आप में भारत किस तरह से कदम कदम आगे बढ़ रहा है, दुनिया को एक राह दिखाने की कोशिश करा, उसे बताता है। आज की जो द्विपक्षीय वार्ता है, कुछ ही देर में अब क्योंकि ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम उनके साथ शुरू हो चुकी है, उससे पहले एक ट्वीट ऋषि सुनक ने किया हुआ है। 15 years ago #G20 leaders came together for the first time to restore global growth after the financial crisis. We meet at a time of enormous challenges. The world is looking to the G20 once again to provide leadership. लाइन पर जरा ध्यान दीजिएगा, टू प्रोवाइड लीडरशिप, यानी एक नए लीडरशिप की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया है। और वो लीडरशिप किसकी है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। नीचे वो लिखते हैं, टुगेदर आई बिलीव वी कैन एड्रेस दीज चैलेंजेस। भारतीय मूल के हैं, भारत को समझते हैं, भारतीयता और हिंदुत्व को जीते हैं, और इसीलिए उनकी ये जो पंक्ति है वो स्पष्ट कर रही है कि भारत का मूल ध्येय जो टुगेदरनेस में है, वही इस G20 के आगे जो समाधान निकलेगा उसकी एक बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करेगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि
आज जो ये मंथन हो रहा है वो मंथन एक भविष्य के लिए हो रहा है, वो मंथन एक ही परिवार के लिए हो रहा है, वो एक परिवार, सामूहिक परिवार, और उस परिवार में सामूहिक विकास के लिए हो रहा है, समावेशी विकास के लिए हो रहा है। एक एक शब्दों का जो चयन था उस पर अगर आप ध्यान दें तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही थी। और इस पूरे शिखर सम्मेलन के दौरान भी मोरक्को में जो बड़ा संकट आया, जो भूकंप आया जिसमें 300 लोगों की जान चली गई है, उनके प्रति भी अपनी संवेदना उन्होंने निश्चित रूप से व्यक्त की। एक परिवार जिस तरह से दुखी होता है, अगर कोई दुखद समय आता है, कुछ दुख की घड़ी होती है, तो उनके शब्दों में, उनके भाव भंगिमाओं में, उनके चेहरे पर वो दिख गया कि एक परिवार होने के नाते परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर संकट आता है तो टीस होती है परिवार के हर एक सदस्य को। और जो परिवार का मुखिया हो रहा हो, जो मुखिया हो, उसकी जो भावना होती है वो उनके चेहरे और शब्दों में नजर आ रही थी। इन सब के बीच, क्योंकि हम लगातार इस शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई जो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न आयाम हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए विशेषज्ञों का एक पैनल हमारे साथ निरंतर बना हुआ है। हर एक जो पल है उसे विस्तार से, उस आयाम को समझाने के लिए आइए जरा अपने अतिथियों के पास चलते हैं। और इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेश गोयल जी तो बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैं देख पा रही हूं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब भी जुड़ चुके हैं। त्यागी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सुरेश जी के पास अभी चलते हैं, उनके साथ कंटिन्यू करते हैं। सुरेश जी, देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि चीन को तो एक मैसेज जा रहा है, चीन को हर स्तर पर मैसेज जा रहा है, लेकिन उससे भी बढ़कर दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है? दुनिया जिसमें हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आपको लग रहा है कि अब भारत ने दुनिया को ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ ऑप्टो पॉलिटिक्स के साथ कंपैटिबिलिटी बनाना, यानी ऑप्टिक्स को लेकर साथ चलना, यह जरूरी हो गया है? सर प्लीज आप अपनी आवाज अनम्यूट करिए फिर से जी। हाँ सर, अब अभी मैं सुन पा रही हूँ आपको। आपने बिल्कुल सही कहा है। ये कोई भी जब इस तरह की मीटिंग, इंटरनेशनल मीटिंग, मल्टीलैटरल होती है और जिसका लिखकर बड़ा हो कि 130 देश वहां पर शामिल हो, जो तकरीबन यूएन की मीटिंग भी इतने ही शामिल होते हैं, तो उससे दो चीजें जाहिर होती है। एक तो स्टेटस जो होता है मेजबान कंट्री का, सर मैं आपको बस 5 सेकंड के लिए रोक रही हूँ, 5 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। अभी आप देखिए, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रो वो आ चुके हैं। पहले थोड़ी सी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, इस आशंका थी आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन देखिए क्लियर हो चुका। अब तो वो भारतीय धरती पर कदम रख रहे हैं, सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आ रहे हैं अपने विमान से, और बहुत ही कॉन्फिडेंस और एक गुड मैसेज, गुड जेस्चर के साथ कि एक बड़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन में हिस्सा लेना, और वो भी भारत की धरती पर, ये बहुत बड़ी बात है। फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रो जो अब पहुंच चुके हैं, और उनका स्वागत होते हुए इन्हीं तस्वीरों के साथ जरा अपने अतिथियों के पास चलते हैं। तस्वीरें आ रही हैं। सुरेश जी, आपके पॉइंट में ये पॉइंट जरा जरूर जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए इमैनुअल मैक्रो का जो इंतजार था वो लगातार सुबह से हो रहा था, और अब फाइनली ही केम। और अभी जो मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आप भी देख रहे हो जरूर, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो इस मीट को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त है, सुदृढ़ है कि एक बड़ी तस्वीर, एक अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने इस शिखर सम्मेलन के बाद आने वाली है। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बाइडेन साहब आए थे, और उस सबसे एक चीज जाहिर हो रही है कि दुनिया के ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए, यूके, फ्रांस, इटली और कनाडा में, हालांकि वहां पर अंदर काफी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि ये सब भारत के बढ़ते हुए कद के साथ है और भारत की सपोर्ट में है। ये एक तो ये चीज है। दूसरी चीज कि इतना बड़ा आयोजन करने के बाद में एक जो फीलिंग आती है कॉन्फिडेंस की, कि हम जो है सही देश में है और उसमें कैपेसिटी है, उसमें ताकत है कोई चीज करने की, तो वो भी उसके स्टेटस को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस G20 मीटिंग के बाद में भारत का कद पहले से काफी ऊपर हो जाएगा, हो रहा है, और भारत के साथ काम करने में जो बाकी देश है तो है रहे ही, चीन भी शायद ऐसा उनका एक एटीट्यूड चेंज हो, उम्मीद है मेरे को
तो अगर ये सारे हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन चीन का एटीट्यूड चेंज अक्सर होता नहीं है। चीन अपने उसी एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि देखिए, दो चीजें होती है, एक पर्सनालिटी होती है, एक एटीट्यूड होती है। पर्सनालिटी हमारी कहती है कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, लेकिन एटीट्यूड डिपेंड करता है सामने वाले के अनुसार। तो चीन ने जो एटीट्यूड दिखाया, उसका री एटीट्यूड, जो रिजल्ट एटीट्यूड है, हमने दिखा दिया है कि तुम बीआरआई की बात करोगे तो हम दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क की हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर है। हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। कर्नल टीपीएस त्यागी सर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे बार-बार कहा जा रहा है, लेकिन ये ब्रेक बहुत छोटा सा है, जल्द मिलते हैं। ब्रेक से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज। पहले सत्र में वन अर्थ पर चर्चा संपन्न हो चुकी है। पहला सत्र फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है। G20 समिट का पहला सत्र समाप्त हो चुका है, जिसमें वन अर्थ यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट को लेकर किस तरीके से एक समेकित समाधान निकाला जाए, इस पर बड़ा गहन चिंतन मंथन हुआ है। अब जो दूसरा सेशन है वो 3 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें चर्चा वन फैमिली पर होगी। अब इसके साथ साथ ये जो बीच का वक्त है, 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। सबसे पहले ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ ये वार्ता शुरू हो चुकी है अब से कुछ देर पहले ही। इसके बाद जापान, जर्मनी और इटली के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ये वार्ता होगी और 3 बजे दूसरा जो सेशन होगा, इस पर वन फैमिली पर मंथन शुरू होगा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है। मंडपम में ये शिखर सम्मेलन चल रहा है, G20 शिखर सम्मेलन, जो टेक्निकली अब G21 हो चुका है। अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने के बाद से बड़ा मंथन शुरू हो चुका है। आज पहला दिन, पहले सत्र में वन अर्थ पर चर्चा खत्म हो चुकी है। वो चर्चा जो ग्लोबल एनवायरनमेंट को लेकर थी, जो प्रकृति और मानव जाति के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, इसके लिए एक क्या समेकित समाधान निकले, उसे लेकर बड़ा मंथन हुआ है। क्या कुछ निकलकर वहां से आया है, इस पर नजर बनी हुई है। इसके साथ साथ 3 बजे से दूसरा सेशन शुरू होगा, जिसमें वन फैमिली यानी एक परिवार कैसे है, पूरी दुनिया के जो देश है वो एक परिवार कैसे है, इस पर लेकर बड़ा मंथन होगा। और जो ये बीच का समय है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत 15 द्विपक्षीय वार्ता करने वाला है, जिनमें से आज 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ये द्विपक्षीय वार्ता है। ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ ये जो द्विपक्षीय वार्ता है वो अभी जारी है। इसके बाद जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता होनी है। उससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपके बीच लाएं। उससे पहले, क्योंकि हम बात यहां पर G21 शिखर सम्मेलन की, जो ग्रुप ऑफ 21 अब हो चुका है, उससे जुड़ी हुई हर पहलू पर कर रहे हैं, तो हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल भी लगातार निरंतर सतत रूप से बना हुआ है। चेहरे बदलते जा रहे हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके से इस शिखर सम्मेलन का असर पड़ रहा है, वो चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, वो चाहे सामूहिक विकास की बात हो, चाहे सदस्यों की सुदृढ़ शक्ति की बात हो। इसलिए यहां पर 2 चीजें, शक्ति किस तरीके से बढ़ेगी भारत की, और शक्ति किस तरीके से सामूहिक दुनिया की हम विकास के लिए यूज कर सकते हैं, इसे समझाने के लिए हमारे साथ कर्नल टीपीएस त्यागी साहब जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ अभी स्क्रीन पर थे लेकिन अभी हट गए हैं, अर्थव्यवस्था जाने माने इकोनॉमिस्ट एक हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी जुड़ रहे हैं। इन सबके बीच एक बड़ी खबर भी आ चुकी है। ऋषि सुनक, जिनके साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, उन्होंने कहा कि नेतृत्व के लिए G20 की तरफ दुनिया देख रही है, हम मिलकर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जो उन्होंने ट्वीट किया था उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। हम भारी चुनौतियों के समय मिल रहे हैं, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन चुनौतियों के समय जो लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, उसे लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण बात की कि ये समय है कि एक बड़ा लीडरशिप प्रोवाइड किया जाए। अब लीडरशिप किसकी, लीडरशिप कौन समझता है, इस शब्द के बहुत बड़े मायने होते हैं। नेतृत्व करना, नेतृत्व करता कौन है, कैसे करता है, ये बड़ा मायने रखता है। और इसीलिए ये बातें अगर भारत की धरती पर ब्रिटिश पीएम आकर कहते हैं तो इसका संकेत सीधा सीधा है, संकेत बहुत स्पष्ट है। चलिए इसी ट्वीट के साथ अब चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। कर्नल साहब, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। जैसे कि जैसे पहले भी मैंने बोला कि एक शक्ति को दुनिया के सामने दिखाना, उस ताकत को दुनिया के सामने दिखाना कि देखिए हम वो ताकत है जो दुनिया को संजोकर एक साथ आगे
बढ़ने के लिए हम रास्ते बना सकते हैं। दुनिया में कुछ देश अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो अपनी शक्ति से हमें उन्हें रास्ते पर लाने के लिए भी रास्ता दिखा सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे पूछूं कि सुबह से लेकर अब तक की जो तस्वीरें आई है, कर्नल डीपीएस त्यागी साहब इन तस्वीरों को के क्या मायने निकालते हैं और भारत को आज की तारीख में कहां देखते हैं? हम क्या मायने निकाले, अभी अभी जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया G20 के नेतृत्व की तरफ देख रही है। G20 कहाँ हो रहा है? अब तो खैर ये G21 हो गया, मगर ये कहाँ हो रहा है? ये भारत में हो रहा है। लिहाजा भारत के नेतृत्व की तरफ देख रही है दुनिया। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है। अब दूसरी बात, ये जो पूरा सत्र है, इस सत्र में ये ना समझा जाए कि ये जीडीपी ओरिएंटेड है, यानी कि डॉलर ओरिएंटेड है या रुपया ओरिएंटेड है। ये दरअसल में ह्यूमैनिटी और मानवता ओरिएंटेड है। ये एक डिफरेंस है इससे पहले जो G20 के सम्मेलन हुए और जो इस समय हो रहा है, उसमें फर्क यही है कि वो जो थे वो जीडीपी ओरिएंटेड थे और ये मानवता ओरिएंटेड है। इसका एग्जांपल अभी अभी आपको मिल गया। प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण के दौरान कहा कि मोरक्को के अंदर भूकंप आया है, उसके लिए हम उनके इंजर्ड के स्वस्थ होने की कामना करते हैं, यथासंभव सहायता पहुंचाई जाएगी। नेपाल में जब भूकंप आया तो इससे पहले कि नेपाल की डिजास्टर एजेंसियां वहां पे पहुंच पाती, हिंदुस्तान का नेशनल डिजास्टर फोर्स वहां पहुंच गया था रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए। टर्की में जब भूकंप आया तो हमारे एनडीआरएफ की बटालियन वहां पर पहुंच गई थी। इसी को तो वन अर्थ कहेंगे, इसी को तो वन अर्थ कहेंगे, ताकि पूरी अर्थ में जहां भी पृथ्वी में जहां भी कहीं कोई तकलीफ हो, बाकी बचे हुए लोग उनकी सहायता के लिए आए और हम इकट्ठे मिलकर ऊपर बढ़े। अगर ऐसा ना हुआ होता तो मुझे ये बताइए कि जिन चीजों पे स्ट्रेस दिया जा रहा है वो क्या है? उनमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पब्लिक बीच में है, इट इज नॉट एनी नेशन सेंट्रिक। इसमें क्लाइमेट चेंज की अगर बात आए तो पूरा ग्लोबल साउथ बीच में, बिल्कुल पूरा ग्लोबल साउथ भी इसमें शामिल है। और खास तौर से जैसा कि आपने महत्वपूर्ण बात कही कि दरअसल ये एक वन अर्थ की जब हम बात करते हैं तो संकट कहीं पर भी हो सबको मिलकर खड़े होना चाहिए और भारत तो हमेशा पहली पंक्ति में खड़ा होता है और इसीलिए वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को समझता है। G20 ये शुरू हो चुका है आज सुबह से ही औपचारिक रूप से। जो सेशंस है डिफरेंट, उन सेशंस से जुड़ी हुई हर एक खबर लेकर आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। एक सेशन खत्म हो चुका है 10:30 बजे से जो 1:30 बजे तक का समय था। वन अर्थ पर चर्चा हो चुकी है जिसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट को लेकर बड़ी चर्चा हुई। अब 3 बजे का इंतजार है जब वन फैमिली पर चर्चा शुरू होगी और खास तौर से इन सब के बीच जो चुनिंदा देश हैं जिनके साथ द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, भारत की जो 1-to-1 मीट होने वाली है, इसे लेकर भी जो खबरें आ रही हैं इस पर हम लगातार बने हुए हैं। लेकिन इन खबरों के बीच महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वाक्य जो उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा। यहां पर स्पष्ट रूप से आपके सामने रखने की कोशिश करती हूं। उन्होंने खास तौर से 3 बातें जो बड़ी महत्वपूर्ण लिखी। उन्होंने लिखा कि भारत की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट के बारे में अगर किसी और से सुनना एक बात है और उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना बिल्कुल अलग बात है और इसलिए मुझे विश्वास है कि हमारे G20 प्रतिनिधि इसे स्वयं महसूस करेंगे। अभी तक की जो तस्वीरें आई हैं, प्रधानमंत्री जो बातें, जो संकेत, जो संदेश देना चाह रहे हैं वो दिखता है। जो राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं विभिन्न देशों के, आप देखिए कि जहां पर भी G20 भारत मंडपम की अगर बात की जाए, एक एक कोना ऐसे सजाया गया है जो भारत की विरासत से, भारत की संस्कृति से जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका परिचय करा रहा है। फिर चाहे वो ग्रीट करने का तरीका हो या वेलकम करने का तरीका हो, शाम को होने वाला भोज हो, हर एक जगह पर भारत नजर आता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा कि इस बार आप कहीं पर भी देख लीजिए, इंडिया नहीं है, भारत है, जो हमारी मूल भावना है, जो हमारा मूल है, जो हमारे अस्तित्व की जड़ें हैं,
उस जड़ को भारत ही परिलक्षित कर सकता है। और इसलिए भारत मंडपम के कोने कोने में हर जगह अगर एक शब्द का उपयोग किया गया है तो वो शब्द नहीं, वो भावना है। भारत वो कैरेक्टर है, भारत जिसे इस वक्त दुनिया देख रही है, समझ रही है। मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, कर्नल साहब हैं और आकाश जिंदल साहब। क्या जुड़ चुके हैं अभी हमारे साथ? चलिए आकाश जिंदल जी के पास जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे साथ कर्नल टीपीएस त्यागी जी लगातार बने हुए हैं। कर्नल साहब देखिए, आपने भी महत्वपूर्ण बात कही थी कि ये जो पूरी मंथन हो रहा है वो दुनिया को एक परिवार के रूप में संजोकर एक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हो रहा है। लेकिन ये जो मंथन हो रहा है इसमें एक मुद्दा आतंकवाद भी है। दुनिया में जिस तरीके से इस्लामिक आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है और वो इस्लामिक आतंकवाद जिस पर अगर खुलकर मुखरता के साथ किसी ने आवाज बुलंद की तो वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। और देखिए बदलाव कैसे हुआ था, पहले लोग सिर्फ टेररिज्म की बात करते थे, लेकिन अब इस्लामिक टेररिज्म वो शब्द भी सामने आ चुका है। क्या आपको लगता है कि ये जो इस्लामिक टेररिज्म फ्रांस भी उससे जूझता है? शार्ली एब्दो से लेकर अभी तक की जो परिस्थितियां बनी है, इमैनुअल मैक्रो आ चुके हैं, ये जो सब चर्चाएं होंगी उस इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध खड़े होने के लिए इस मंच से क्या साझा आवाज बुलंद हो पाएगी? साझा आवाज बुलंद होनी चाहिए। इससे केवल फ्रांस नहीं जूझ रहा जी, इससे क्या ब्रिटेन नहीं जूझ रहा, क्या अमेरिका नहीं जूझ रहा, क्या इससे हिंदुस्तान नहीं जूझ रहा? और इस आतंकवाद के साथ जो इस्लामिक शब्द आया, ये सच है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई आतंकी पकड़ा जाता है तो उसका धर्म इस्लाम मिलता है, तो इसलिए इसे इस्लामिक आतंकवाद कहा गया। अब जब इस मुद्दे को उठाया गया तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने यह कहना प्रारंभ किया कि G20 जो है वो तो क्लाइमेट चेंज के लिए है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए है, वो तो कार्बन फुटप्रिंट करने के लिए, कम करने के लिए है, वो तो फॉसिल फ्यूल को खत्म करने के लिए है या डाउन करने के लिए है। आतंकवाद जैसे मुद्दे तो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता है और ये चूंकि दुनिया में बढ़ रहा है, लिहाजा ये इशू इस G20 के अंदर डिस्कस किया जाएगा। और हमें यकीन है कि चूंकि ज्यादातर देश इसके सताए हुए हैं, लिहाजा वो इसके ऊपर जरूर पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से एक राय देंगे। इस्लामिक आतंकवाद की वजह से कितने लोगों की जान गई है, बिल्कुल, कितने और दुनिया में किस तरह से ये फैल रहा है दुनिया में। और अगर यूरोपीय देशों की बात कर लें हम, तो हम यहाँ लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से आए दिन खबरें आती हैं और जिस 9/11 के बाद से ही परिस्थितियां लगातार बदलती गई, सोचने का तरीका लगातार बदलता गया और इसलिए दुनिया में जो तस्वीरें आई उस आतंकवाद से समाधान देने के लिए एक राय करनी जरूरी हो जाती है। भारत की बुलंद तस्वीर दुनिया इस वक्त देख रही है। दुनिया देख रही है कि ग्लोबल लीडरशिप में अगर एक कोई चेहरा, एक कोई कैरेक्टर नजर आता है तो वो सिर्फ हमारा भारत है। और भारत का नेतृत्व दुनिया को जोड़ने की का एक बड़ा जो प्रयास है, प्रयासरत है, उसको तीव्रता देता हुआ नजर आ रहा है। इन सबके बीच क्योंकि इससे जुड़ी हुई हर एक खबर की जानकारी दे रहे हैं। आपने देखा था कि कल द्विपक्षीय वार्ता हुई जो बाइडेन के साथ, क्या कुछ खास रहा? मोदी बाइडेन मीटिंग से क्या निकला है? दोनों देश क्वाड की अहमियत से सहमत है। क्वाड की आवश्यकता है इस वक्त, चीन पर लगाम लगानी है तो क्वाड को बल देना होगा। फ्री ऑफ और खुले इंडो पैसिफिक का समर्थन भी किया गया। ये भी कहीं ना कहीं से ये चीन की लगाम खींचने के लिए एक बड़ा कदम माना जाएगा। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस वक्त पहुंचे हुए हैं भारत मंडपम में, उसी कॉरिडोर से वो गुजर रहे हैं जहां पर आपने सुबह 9:20 पर अतिथियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ था। अब इमैनुअल मैक्रो पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों के साथ मैं आकाश जी को भी देख पा रही हूं। आकाश जी, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि देखिए ये सब कुछ कहते हैं कि कोई भी शिखर सम्मेलन जब हम वैश्विक स्तर पर करते हैं तो उसके मूल में अर्थव्यवस्था होती है। कोविड काल से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था सतत और निरंतर
चलती रही और उसी का ही एग्जाम्पल देना है आज, उसी को उदाहरण के तौर पर रखते हुए आने वाले भविष्य में अर्थव्यवस्था बेपटरी ना हो, इसके लिए एक बड़ा मंथन हो रहा है। आप किस तरह से देखेंगे इस पूरी परिस्थिति को? बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा ये मानना है ये G20 भारत की जीडीपी ग्रोथ, बिल्कुल मैं नंबर्स की बात करूंगा, 35 बेसिस पॉइंट तक भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़ा देगा और 2% तक हमारा डेफिसिट कम कर देगा। साथ ही साथ G20, मैं दर्शकों को बता दूं, महज एक सरकारी फंक्शन ना होके एक ऐसा उत्सव है, एक ऐसा त्योहार है जो सबकी कमाई बढ़ाएगा। चाहे मेरा कोई ढाबा चलाने वाला भाई हो, चाहे ऑटो चलाने वाला भाई हो, चाहे कोई बिलियनियर जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा के बैठा हुआ है, चाहे कोई जॉब में है जो इंक्रीमेंट की वेट कर रहा है। G20 के बाद हिंदुस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ करेगी, क्योंकि G20 के बाद एक बहुत मेजर एफडीआई हिंदुस्तान में आने की उम्मीद है, बहुत मेजर एफडीआई की यहां संभावना है। दूसरी एक बहुत बड़ी जीत जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को सल्यूट करूंगा, AU अफ्रीकन यूनियन को जो है यहां लिया गया है, उससे बहुत स्ट्रेंथ बनेगी। साउथ जो है, ग्लोबल साउथ का जो कंसेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग होगा और हिंदुस्तान जो विश्व गुरु बनने की बात हो रही है वो दुनिया के सामने अब साबित हो रहा है। देखिए, एक तरफ चाइना था जो एक्सपेंशनिज्म करता रहा, गलत हरकतें करता रहा, दुनिया भर में उससे नाराजगी हुई। हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी साहब की गाइडेंस के अंदर मिठास प्रेम से आगे बढ़ता रहा। आज हिंदुस्तान विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से AU को हम मेंबरशिप दे रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन, EU यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूं, जो कहीं ना कहीं ऐसे काम करते थे जो कोई लोग पसंद नहीं करते थे। हिंदुस्तान को जब इंपोर्ट करना चाहता था क्रूड ऑयल रशिया से, EU की तरफ से कुछ बातें कही गई। अब क्योंकि AU आ रही है तो बहुत अच्छा बैलेंस बन जाएगा और ग्लोबल साउथ का एक अच्छा स्ट्रेंथ बन जाएगी। वो कंट्रीज जो कि आज की तारीख में मैं ये कहूंगा डेवलपिंग कंट्रीज है। तो सबसे पहले तो G20 को भारत के लिए एक बहुत बढ़िया मंच रहा है। भारत की इससे इज्जत बढ़ी है, भारत की ब्रांडिंग बढ़ी है, ग्लोबली भारत की लीडरशिप क्वालिटीज, भारत की एंटरप्रेन्योरियल स्पेस को देखा जाए, मैं तो कहूंगा G20 तक पहुंचते पहुंचते हमने ट्रिपल सेंचुरी बनाई। आज क्रिकेट का वक्त चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी साहब की लीडरशिप के अंदर हम एक ट्रिपल सेंचुरी बना चुके हैं। पहले हमने चंद्रयान, जिसकी मैं तो ग्लोबल मीडिया पे अपील होकर हूं, आप जानते हैं, चंद्रयान की दुनिया भर में तारीफ हुई। उसके बाद 7.8% की जीडीपी ग्रोथ, अगेन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, जबकि हमसे बड़ी इकोनॉमीज अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, सबकी जीडीपी ग्रोथ हमसे बहुत कम है। उसके बाद आज की तारीख में G20 का बहुत ही सक्सेसफुल आयोजन हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी साहब के गाइडेंस के अंदर मैं कहूंगा ट्रिपल सेंचुरी बनाई है और हिंदुस्तान का हिंदुस्तान की ब्रांडिंग ग्लोबल वर्ल्ड। आकाश जी, मैं आपके इसी पॉइंट से अपना अगला प्रश्न आपके समक्ष रख रही हूँ। ये ट्रिपल सेंचुरी, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सेंचुरीज का जो सिलसिला है अभी तो, क्योंकि देखिए ना, ये जो व्हील ऑफ कंटिन्यूटी जो हमारी उड़ीसा कोणार्क मंदिर से लिया गया है, जो हमारी विरासत भी है और इस विरासत से एक संकेत भी, संदेश भी पहुंचता है कि हम निरंतर और सतत रहते हैं, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से दुनिया को किस तरह से सतत विकास की पटरी पर लगातार आगे बढ़ते रहना है, ये संदेश भी भारत के माध्यम से जा रहा है। और दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जब हम ग्लोबली हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो खास तौर से उन देशों का जो प्रभाव था बिल्कुल खत्म था जो डेवलपिंग है। कहीं ना कहीं से जो कॉलोनियल सिस्टम था वो लगातार चल रहा था, यानी विकसित देश विकासशील देशों को किस तरीके से नोच रहे थे, मैं इस शब्द का लिटरल इस्तेमाल करूंगी कि नोच रहे थे, समझ नहीं रहे थे। लेकिन भारत ने न केवल विकसित देशों की दिमाग पर पड़ी हुई धूल को हटाया, बल्कि विकासशील देशों को कहा कि नहीं, सामने आओ, साथ मिलकर चलेंगे। और यही वजह है कि अब अर्थव्यवस्था सामूहिक रूप से, सतत रूप से चलेगी और 2047 तक, 2047 तक का जो विजन है भारत का डेवलप्ड कंट्री हो जाने का, वो इस दिशा में बढ़ता हुआ एक सबसे मजबूत कदम माना जाएगा। आकाश जी, ये जो परिस्थिति है वो भारत को किस तरीके से अर्थव्यवस्था के लिहाज से दुनिया में स्टैंड कराएगी? बहुत ही नॉलेजेबल एंकर है आपने, और आपने बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ शो करते हुए, कितना टैलेंट आप में है। 2047 तक डेवलप कंट्री, डेफिनेटली यस,
हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं और उसको लेके इंडिकेशन भी आनी शुरू हो गई है। देखिए ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये आकाशमंडल नहीं, ग्लोबल रिसर्च कह रही है कि बाय 2027 वी विल बी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। बाय 2031 लावनी we are expected to be a $8 trillion economy and by 2035 we are expected to be a $10 trillion economy। तो जो आप टारगेट की बात करें 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन का, बिल्कुल हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं, इज्जत से जा रहे हैं और दुनिया का कोऑपरेशन हमें मिल रहा है। आज लावनी आपने और मैंने चाइना पे बहुत शोज करते हैं ये है, तो आप अच्छे से जानते हैं चाइना को दुनिया में कहीं भी दुनिया के बड़े हिस्से में नहीं पसंद किया जा रहा। चाइना में डेट प्रॉब्लम्स है, चाइना में हाउसिंग इश्यूज है, फिर वहां डिफ्लेशन हो गई है। दर्शकों को समझा दूं, आज डिफ्लेशन का मतलब वहां पे ये है कि वहां लोगों के पास पैसा नहीं है जाके बाजार में खर्चने के लिए, लोगों के पास डेट भी अवेलेबल नहीं है जिससे पैसे जाके बाजार में खर्च कर सके। तो चाइना जो 2015 तक तरक्की कर रहा था वो तरक्की नहीं कर रहा है, रादर यूएन को उसने ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश की, वो भी नहीं चला। तो कहने का मतलब जिस डायरेक्शन की बात लावनी कर रही थी कि एक डेवलप्ड नेशन बनेंगे, अब हमारे पे पिच बहुत अच्छी है क्योंकि चाइना को अब एफडीआई बहुत कम आएगी और हिंदुस्तान मोदी साहब की टैलेंटेड गाइडेंस के अंदर बढ़ता जाएगा। एफडीआई मेजर आएगी इसके बाद और वो एफडीआई रोजगार देगी, इंक्रीमेंट्स देगी लोगों को, लोगों की कमाई बढ़ाएगी और हर व्यक्ति के लिए प्रॉस्पेरिटी, हर व्यक्ति के लिए खुशहाली लाएगी और वही 2047 तक की सड़क होगी जो हमें डेवलप्ड इकोनॉमी तक ले जाएगी। मैं तो इससे फर्दर चलूंगा, जो लावनी ने बातें कही है बहुत सही बातें इन्होंने रखी हैं। 2060 तक हिंदुस्तान बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनने की क्षमता रखता है। तो बिगेस्ट इकोनॉमी 2047 तक 2047 तक। लेकिन इन सबके बीच आकाश जी देखिए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम एक पहलू पर तो निरंतर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू भी ये भी है कि लगातार आपने देखा कि बीते 9 सालों में जिस तरीके से एफडीआई को लेकर कंटिन्यूटी तो रही, लेकिन उसी एफडीआई को भी हाशिए पर रखने की कोशिश की गई। हमारे देश के अंदर ये चंद पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि अगर एफडीआई बढ़ता है, अगर हम फॉरेन का इन्वेस्टमेंट ज्यादा लेते हैं तो कुछ सेलेक्टिव पर्सनालिटीज ही इससे इफेक्टेड हो पाएंगी, उनके लिए एक पॉजिटिव वे बन सकता है। छोटे और जो मंझोले लोग व्यापारी हो या फिर जो छोटे उद्योग हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको नुकसान होगा, ऐसी धारणाएं रखने की कोशिश की गई है। लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बदली हुई तस्वीर क्या उन लोगों के बीच भी विश्वास पैदा कर देगी कि नहीं जी ये तो हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है, सबको इसका फायदा मिलेगा, ये किसी सेलेक्टिव सेक्टर के लिए नहीं है? कैसे इसे क्लियर कर पाए? सही कहा आपने लावनी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। होगा क्या, देखिए जब लोगों की जेब में पैसा आएगा, एफडीआई के थ्रू लोगों की जेब में इंक्रीमेंट्स आएंगी, सैलरीज बढ़ेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, तो क्या होगा, हर व्यक्ति जो छोटे उद्योग से भी जुड़ा हुआ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा हुआ है, उसके पास भी कस्टमर जाएगा। सिंपल सी बात करता हूं, मैं एक बड़ी देसी एग्जांपल दूंगा जो हर आम आदमी को समझ आ जाएगी। एक मेरा मित्र ढाबा खोल के बैठा हुआ है पंजाब के एक गांव में। अभी तक उसके ढाबे में बिकता क्या था, 3 रोटी और दाल फ्राई। अब मेरा मानना है G20 के बाद या एफडीआई मेजर आने के बाद क्या होगा, लोगों की जेब में पैसा होगा तो लोग उसके ढाबे में क्या मांगेंगे, भैया बटर नान चाहिए, साथ में हमें मलाई कोफ्ता चाहिए, शाही पनीर चाहिए, खीर चाहिए। तो एक तरफ तो वो जो खाने वाला है शाही पनीर और खीर, उसका प्रॉस्पेरिटी लेवल बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की तरक्की दिख रही है। दूसरी तरफ मेरा जो भाई वो ढाबा खोल के बैठा हुआ है, पहले दाल फ्राई बिक रही थी, क्या उसमें कमा पाएगा, अब वो कमा रहा है बटर नान से, अब वो कमा रहा है शाही पनीर से, खीर से, उसकी कमाई बढ़ जाएगी। तो वो बिल्कुल एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ढाबा था जो गांव के किनारे खुला हुआ था, लेकिन वो भी पनीर, बटर नान और खीर बेच के कहीं ज्यादा अच्छी कमाएगा। इसको आज जो है एमबीए की अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम जी, यानी जो पहुंच है शाही भोज तक हो जाएगी, यानी जिन भोजन का जिक्र आप कर रहे हैं वो शाही भोज में भी सम्मिलित है, तो वहां तक हर व्यक्ति की पहुंच होगी। मैं आपके पास आती हूँ आकाश जी, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही थी बता देते हैं आपको, क्योंकि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय वार्ता चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये द्विपक्षीय वार्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं इसी पर आती हूँ जल्दी से आकाश जी, आपका एक कॉमेंट, क्योंकि देखिए ब्रिटेन के साथ जो रिश्ते होंगे, खासतौर से जब हम साझा
रिश्तों में व्यापारिक रिश्ते जोड़ते हैं। तो ब्रिटिश के साथ वो जो धूल जमा हो चुकी थी जिस रिश्ते पर, साझेदारी पर, आज इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद से कितना बड़ा परिवर्तन होगा। हमने कोविड काल में भी देखा था कि ब्रिटेन को कितना बड़ा झटका लगा था अर्थव्यवस्था के लिहाज से, लेकिन भारत को कोई झटका नहीं लग रहा था, वो सतत चल रहा था, निरंतर चल रहा था। तो आज इस द्विपक्षीय वार्ता से कितना बड़ा परिवर्तन आप देख पाएंगे? बिल्कुल, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटेन और हिंदुस्तान के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट होने की भी संभावना है। और ब्रिटेन जो है आज हिंदुस्तान से पीछे इकोनॉमी के मामले में, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ब्रिटेन 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ उनसे कहीं ज्यादा अच्छी है। और रशिया यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट ब्रिटेन पे काफी बड़ा है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा रही है। वहां तो इकोनॉमी के हालात ये हो गए थे कि वहां जिसकी वजह से वहां सरकारों तक के ऊपर इंपैक्ट आया, जो है प्राइम मिनिस्टर तक वहां के चेंज हुए। अब ब्रिटेन और हिंदुस्तान आपस में हाथ मिला के बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में क्या है, ब्रिटेन को भी ब्रेग्जिट से काफी इश्यूज आए हैं। हिंदुस्तान एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में, उभरती इकोनॉमी के रूप में आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, केमिस्ट्री जो है ऋषि सुनक साहब में और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब में बहुत अच्छी है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की मैं एक वित्तीय तारीफ करूं उतनी कम है। जिस प्रकार से उन्होंने दोस्ती डाली है, चाहे जो बाइडेन साहब से हो, चाहे ऋषि सुनक से हो, उसकी फायदा हिंदुस्तान को मिल रहा है। क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जल्दी से सर 20 सेकंड्स में, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों जरूरी है भारत और ब्रिटेन के बीच? जरूरत क्यों है इसकी? ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा क्या है, बहुत सी चीजें एक से दूसरे देश में जा पाएंगी बहुत कम ड्यूटी या जीरो ड्यूटी के साथ। उससे क्या है, बिजनेसमैन को मोटिवेशन मिलता है कारोबार करने का, क्योंकि बिजनेसमैन जब सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है तो ड्यूटी जो है एक बहुत बड़ी रुकावट के रूप में आती है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत सी चीजों का आदान प्रदान, बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाती हैं, या तो जीरो ड्यूटी के साथ या बहुत कम ड्यूटी के साथ। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, एक कंट्री के पास कोई चीज अच्छी बनती है, उनके पास सरप्लस है, तो वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट से क्या होता है, फॉरेक्स आती है, फॉरेक्स ही हिंदुस्तान की एक स्ट्रेंथ है। आज देखिए, आपको पता है श्रीलंका के क्या हालत रहे हैं। आपके साथ ही मैंने बहुत अच्छा शो किया था लास्ट में श्रीलंका पे, जब श्रीलंका में फॉरेक्स की कमी हो गई थी। बहुत सारे ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिनकी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, और ऐसे में इस तरीके के ट्रेड अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। चंद तस्वीरें, इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक सामूहिक फोटो सेशन चल रहा है जिसमें खासतौर से जो बाइडेन साहब को भी देखा जा सकता है। देखिए, ये बड़े महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। हाथ मिलाकर साझा जिम्मेदारी में साझा विकास, और इस साझा विकास में एक दूसरे का साथ में विश्वास, ये सब कुछ इस तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। इस वक्त हर किसी की बॉडी लैंग्वेज, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत कुछ कह रही है और बता रही है कि देखिए 2047 डेवलप्ड कंट्री के रूप में न केवल भारत होगा, बल्कि विश्व गुरु की भूमिका में भी भारत आ चुका होगा, क्योंकि सीढ़ियां दर सीढ़ियां हमने चढ़नी शुरू कर दी है। पहला पायदान तो बहुत पहले ही लिया जा चुका है, अब तो हम बहुत हद तक करीब पहुंचने वाले हैं, और आज का यह शिखर सम्मेलन इसकी बड़ी हनक और धमक दिखाते हुए नजर आता है।